डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कहते हैं चकवारा के संदर्भ में कि उस जमाने में मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने की बात। और इस बात को हमने रिपीट देखा हरियाणा में झज्जर की घटना में। हम कहाँ जाएं? हम यूपी में जाएं, वहाँ पे चमार कहला रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। हम हरियाणा में जाएं, वहाँ भी हम मार खा रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में जाएं, वहाँ भी हम नाम सुधरा के देखें। हम बांग्लादेश में जाएं, जो नेबरिंग एरिया, वहाँ भी हम लात खा रहे हैं। हम कश्मीर में जाएं, वहाँ भी लात खा रहे हैं। हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे भी हमारी स्थिति खराब है। हम किस जगह पे जाएं? दलित समाज में भी एकता नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। चमार, पासी, तेली, तमोली आपस में लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर बी अम्बेडकर ने जो कहा कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी के भारत में, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, लेकिन वो ग्रेडेड है। हमारे कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंट के जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं, जो ऐसे क्लर्क हैं, वो आके हमसे कई बार कहें कि सर देखिए ये चोरी चमारी कर रहे हैं, सर देखिए बच्चे चोरी चमारी कर रहे हैं, ये चमरपन कर रहे हैं, ये क्या है ना। तो ये जो शब्द जो रोज कानों में गूंजता है, मेरा एज ए सिंपल वर्ड के रूप में, हो सकता है आपके लिए एक सिंपल वर्ड हो, लेकिन मेरे लिए वो पेनफुल वर्ड है। भारत में 18 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 18वां लोकसभा चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव इसलिए साबित हुआ कि मुख्य धारा की कई पार्टियों ने संविधान की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय भारत के समाज की मुख्य धारा में नहीं रहा है, लंबे समय से सामाजिक न्याय की बातचीत होती रही है, लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव में मुख्य फलक में जिस तरह से सामाजिक न्याय की बातचीत हुई, जिस तरह से विमर्श हुए, इसने जाहिर कर दिया कि न केवल भारतीय समाज की चेतना आगे बढ़ रही है, बल्कि भारतीय समाज की चेतना के आगे मुख्य धारा की पार्टियों को घुटने टेकना पड़ रहा है। चाहे बात भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है जो आगे आने वाली भारत की तस्वीर है, जो आगे आने वाली भारत की मुस्तकबिल आज़ादी के बाद एक तस्वीर प्रदर्शित करता है। और आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, कांग्रेस की प्रवृत्ति को लेकर, बसपा को लेकर, भाजपा को लेकर हमारे बीच मौजूद हैं विद्वान प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेडुअल एंड मॉडर्न डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल ये, कैसा समाज 1990 के बाद से, जब से एलपीजी मॉडल आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव के बाद कैसे देखते हैं आप भारत की राजनीति को? देखिए, हमारे लिए तो समाज क्या लगातार बदलाव भी है, लेकिन हम एज ए दलित होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरह से बदलाव चाहिए था वो बदलाव नहीं आ पाया। मसला मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट का। जब हरियाणा में गाय के चमड़ा छीनने की वजह से दलितों को मारा गया था, जलाया गया था झज्जर में, इस तरह से तमाम घटनाएं आज भी हमारे समाज में घट रही हैं। आपने देखा कि बिल्कुल अभी दलित महिला का जिस तरह से बलात्कार की घटना घटी है मुजफ्फरपुर में, या पेशाब करने वाली बात आई, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कहते हैं चकवारा के संदर्भ में कि उस जमाने में मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने की बात। और इस बात को हमने रिपीट देखा हरियाणा में झज्जर की घटना में। तो मसलन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलितों के स्टेटस को लेकर के, खास कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा बदलाव मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत दलित समाज में इंटेलेक्चुअल तबका ने जन्म लिया है, थोड़ा सा बदलाव की बात आई है, लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन की दशा की बात करें तो समाज बदला नहीं है उस रूप में। अभी भी वो बहुत रिजिड है, अनटचेबिलिटी भले कम हुई है, लेकिन जो कास्ट की फीलिंग है वो बहुत बढ़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कास्ट फीलिंग बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए मैं कल भी उस दिन भी कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी से बात करते क्यों कहा कि वी डोंट हैव होमलैंड, तो हमारे पास अपना एक देश क्यों नहीं है। देश इन सेंस वो किसी सेपरेट देश की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने ही देश में जो 2म दर्जे का व्यवहार हमारे साथ हो रहा था, एज ए इंडियन सिटीजन का जो 2म दर्जे का नागरिकता हमें मिली हुई है, या हमें 2nd सिटीजन और 3rd सिटीजन समझा जाता है, इस संदर्भ में वो करें कि गांधी जी हमारे पास होमलैंड नहीं, हम कहाँ जाएं? हम यूपी में जाएं, वहाँ पे चमार कहला रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। हम हरियाणा में जाएं, वहाँ भी हम मार खा रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में जाएं, वहाँ भी हम नाम सुधरा के देखें। हम बांग्लादेश में जाएं, जो नेबरिंग एरिया, वहाँ भी हम लात खा रहे हैं। हम कश्मीर में जाएं, वहाँ भी लात खा रहे हैं। हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे भी हमारी स्थिति खराब है। हम किस जगह पे जाएं? मेरा देश कौन है? मैं कहाँ पे, किसको मैं कहूंगा कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू मी? किसको कहूंगा? कौन मेरा भाई है? बगल वाला ब्राह्मण, बगल क्षत्रिय, और वो कभी भी हमें अपना भाई नहीं मानता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात कही। और एनालिसिस में दूसरी बात कर रहे हैं कि भारत के लोग बीमार हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे जो कास्ट के स्ट्रक्चर को जी रहा है वो कास्ट को मानता है। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की, क्रमिक असमानता की बात की। क्रमिक असमानता भारत की रियलिटी है,
चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष हो, ब्राह्मण बनिया का संघर्ष हो, चाहे क्षत्रिय बनिया का संघर्ष हो, नीचे उतरे तो तमाम ओबीसी जातियों को विदिन में संघर्ष हो, दलित जातियों के अंदर का भी जो तमाम तरह के संघर्ष हो हमें दिखाई पड़ता है। दलित समाज में भी एकता नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। चमार, पासी, तेली, तमोली आपस में लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर बी अम्बेडकर ने जो कहा कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी के भारत में, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है लेकिन वो ग्रेडेड है। तो इस बात को भारत के लोगों को समझना होगा, जो समझे नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात कही। मैं आज उसी संदर्भ को कर रहा हूँ कि आज भी हमारा अपना कोई देश नहीं है। आज भी मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और यूनिवर्सिटी में तमाम जगहों पे जाति रोज मैं सुनता हूँ चोरी चमारे। इसको क्या कहेंगे? हमारे कुछ लोग हैं जो हम ही से आके कहते हैं कि सर देखिए चमरपन हो रहा है। हमारे कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंट के जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं, जो ऐसे क्लर्क हैं, वो आके हमसे कई बार कहें कि सर देखिए ये चोरी चमारी कर रहे हैं, सर देखिए बच्चे चोरी चमारी कर रहे हैं, ये चमरपन कर रहे हैं, ये क्या है ना। तो ये जो शब्द जो रोज कानों में गूंजता है मेरा एज ए सिंपल वर्ड के रूप में, हो सकता है आपके लिए एक सिंपल वर्ड हो, लेकिन मेरे लिए वो पेनफुल वर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर जगह पे अपमान होता है। तो मुझे नहीं लगता कि एलपीजी आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, लिबरलाइजेशन आने के बाद और समाज के इतने वर्षों के बाद, दलित ऑटोबायोग्राफी होने के बावजूद भी, कुछ एक वाइस चांसलर के बाद, तमाम तरह के बदलाव के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे आज़ादी के पहले खड़े थे। सर, एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कांट फील द पेन बाय सीइंग द पेन, बट यू हैव टू फील द पेन। अगर आपको दर्द महसूस करना है तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जो हमारी सोसाइटी का एक जो स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, आप त्रिपाठी हैं, हम बात करेंगे, कॉन्शियसनेस आ गई। सेम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये चीज है। वो कॉन्शियसनेस के तहत तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ, आप त्रिपाठी है ना, कभी चमार बन के देखा है? कभी चमार बन के चमार की गली में गए क्या? कभी देश का राजनेता चमार बनकर जीने के किसी को आप आइडेंटिटी मत बताइए। बिल्कुल। आप न बताइए कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं प्रियंका गांधी हूँ, मैं मुलायम सिंह यादव हूँ, मैं तमाम तरह के जो बड़े नेता हैं, आप मत बताइए। आप जाइए चमरोटी में जाइए और आप यादव टोला में जाइए, आप पंडित के घर जाइए, कहिए कि मैं चमार जाति से हूँ। अगर किसी ने, भाई भारत में परंपरा है नाम पूछने की ना, क्या नाम है? आप बोले डॉक्टर विक्रम, क्या है? विक्रम हरिजन, बस इतना कहिए। डोंट टेल अबाउट योर आइडेंटिटी। फिर हमको बताइएगा कि क्या आपके साथ सलूक हुआ। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे मेरा नाम डॉक्टर विक्रम पांडे हो जाता है। ठीक है, एक घटना है मेरी लाइफ की। जब मैं विक्रम पांडे हो जाता हूँ तो मेरे पैर पर ठाकुर गिरते हैं, ये कहते हैं कि आप तो हमारे जजमान हैं, आप तो हमारे ये हैं। वही विक्रम जो कभी चमार है, जब मैंने ये कहा कि मैं विक्रम पांडे हूँ तो मेरे पैरों पर ठाकुर गिरते हैं, और जब मैं कहता हूँ मैं चमार हूँ तो दौड़ा के लोग मारते हैं, दौड़ा के गाली देते हैं। ये जो आप सीइंग का, पेन का बात कर रहे हैं, उसको देखने से नहीं होता है। आपको जीना होगा। सबाल्टर्न हिस्टोरियन है गायत्री सिवाग, मेरे ख्याल से उनको ट्राइबल पे काम करना था, तो ट्राइबल जिंदगी छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई जगह ट्राइबलों के साथ रह करके जीवन जिया, तो उनको फील हुआ कि ट्राइबल का क्या पेन है। आप एक दिन खाना खा लेंगे, एक दिन खाना खाने से क्या आप ट्राइबल का दर्द समझ लेंगे? एक दिन आप किसी के साथ बैठ लेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं सकते। भारतीय स्ट्रक्चर में आपको जीना होगा, जब तक आप उसके सेंटिमेंट को नहीं जाएंगे। एक दिन में वेश्या भी आपको नहीं बताएगी। आप जाके पूछिए वेश्या से, क्यों काम करती हो? आप पेशाब कर दे रहे हैं क्या समझ कर? आप ऐसे पेशाब करें जैसा उसकी आत्मा मर चुकी है। हो सकता है आपने इतना अत्याचार किया, उसकी आत्मा मर चुकी, पर आपकी आत्मा तो नहीं मरी है। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं, आप इस देश का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में जी रहे हैं। आपको किसने कहा? किसने? आप तो सॉवरेन पीपल हैं। आप, मेरी गलती है, चलिए मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता, पर आप तो पढ़े लिखे हैं ना। आपकी आत्मा इतनी मर गई है कि आप किसी आदमी को पेशाब कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा देश आज भी ग्रेडेड इनइक्वालिटी में जी रहा है, अनडेमोक्रेटिक सेटअप है। इस लैंड में जातिवाद कूट को, इनका डीएनए खराब है। जी सर, एक प्रोफेसर हुए डॉक्टर मार्गन, उन्होंने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। उसमें उन्होंने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो, मानव शास्त्री अमेरिका के हैं, अश्वेत हैं वो। तो उन्होंने 31 साल उस आदिवासी समाज में गुजारे जिस पर उन्होंने इतिहास लिखा, जिस पर उन्होंने मानव शास्त्र लिखा। तो आपकी बात ये ठीक है कि आप केवल देख के नहीं कह सकते कि कौन कितना पेन में है। मैं इसी चीज़ को भारतीय राजनीति से जोड़ूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस की बात हो और बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि नेता जो शीर्ष नेता है, जैसे मैं राहुल गांधी का एग्जांपल अगर दूं, तो राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिला कमेटीज में देख रहा हूँ कांग्रेस को, उनका स्ट्रक्चर और बीजेपी के स्ट्रक्चर में देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे कुछ ब्लंडर्स हुई, उनकी पार्टी द्वारा कुछ गलतियां हुई, और वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस में क्या रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है?
कांग्रेस की बात नहीं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ इनजस्टिस। भारत अन्याय का देश है। मैं सर कांग्रेस इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग उसको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, बात कांग्रेस की नहीं है, मैं कांग्रेस में बाद में आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ इनजस्टिस। और क्या बहुजन समाज पार्टी की बात करके, बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या उनके घर में जाकर आप मैंने कोई चमार आसानी से घुस जाता है क्या? बिल्कुल। मैंने बहन जी की बात अलग है, लेकिन क्या एक सिंपल चमार जाकर उनके घर में पानी पी लेगा? बहुत से ब्राह्मण है, यही सुब्रत पाठक हुआ करते थे, सतीश मिश्रा है, तमाम लोग हैं। मैं इनके यात्री में किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को ये कहती है कि भाई पीपुल्स पार्टी कहती है। हाँ, बहुत से पूरे पश्चिम बंगाल में रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आज भी धौड़ा पाड़ा है, धौड़ा एक जगह को कहते हैं हाड़ी पाड़ा, हाड़ी मेहतर कम्युनिटी को कहते हैं, बावड़ी पाड़ा, बावरी समाज के लोग होते हैं। वो लैंड जहाँ पे कम्युनिस्ट आंदोलन है, जहाँ पे ज्योति बसु के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, वहां की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। और वहां पे भी मुझे एहसास कहाँ हुआ? मुझे बंगाल में ही एहसास हुआ कि तुम चमार हो। जब किताबों में पढ़ा गया, जब लोग मुझे नाम बोलते थे विक्रम हरिजन, तो लोग हंसते थे। ये कहाँ से पता चला? मुझे बंगाल से पता चला। वो बंगाल जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार देख कर तो कम्युनिस्ट है। बीजेपी की जो कहानी है वो तो जग जाहिर है। द हिंदू अखबार के अनुसार ये कहते हैं कि हिंदू अखबार में एक ये सर्वे निकला था, उस सर्वे के अनुसार किस पार्टी में दलित कहाँ पे हैं, तो उसमें आया था कि बीजेपी में, कांग्रेस में, दूसरी पार्टी में दलित लगभग नहीं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दीजिए तो कहीं पे दिखाई नहीं पड़ते। तो ये तो मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की बात नाम ले रहा हूँ कि वहां पे भी इनइक्वालिटी है। अगर आप कास्ट स्ट्रक्चर की बात करें, भाई आप जयललिता का नाम लेने से, माननीय सोनिया गांधी का नाम लेने से हम ये मान लेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो गया है? नहीं हुआ ना। तो कास्ट स्ट्रक्चर तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, और वहां पे भी अपर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं। मैं तो ये सुना हूं कि इंटरनली राहुल गांधी जी का बहुत विरोध हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ पावर जुड़ा हुआ है इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो गाली खा रहे हैं। और शायद इसीलिए कल 24 अगस्त को गांधी जी ने कहा ये बात कि यदि 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे राजनीतिक नुकसान होगा तो मैं करने को तैयार हूँ। वो जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो कांग्रेसी एक जमाने में, यही कांग्रेस ने रिजर्वेशन का शुरुआत में विरोध किया था, यही कांग्रेस के लोग सिब्बल ने। अच्छा, ये जो ये जो मैटर आया अभी सब डेटा ग्रेजुएशन का, इसमें कांग्रेस के ही लोग तो वकील थे, उन्होंने क्यों नहीं? बीजेपी दोनों लोग थे, तो क्यों नहीं बीजेपी? और फरवरी 2024 में केंद्र के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भी सपोर्ट, ये उन्होंने सपोर्ट किया उसका फरवरी में। और फिर जो है यहाँ भी इन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल थे सरकार के, उन्होंने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर तो आप समझ रहे हैं ना कि बस एक केवल बेला त्रिवेदी का डिसेंटिंग पॉइंट था, बाकी लोग तो सपोर्ट में थे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रीमी लेयर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये अगर मैं लीगल बात करूँ तो ये अपने आप में जजमेंट गलत है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। बेला त्रिवेदी ने कहा कि 9 बेंच का जजमेंट को 7 बेंच का से कैसे डिनाई कर सकते। तो ये प्रॉब्लम था 341 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति को लिमिटेड पावर है, और केवल ये जातियों को चेंज करने का पावर कर पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट चेंज करे, पार्लियामेंट अधिकार देती है राष्ट्रपति को, वो भी लिमिटेड पावर है, तो उस स्तर पे भी नहीं है। तीसरा बेला त्रिवेदी का आर्गुमेंट था कि जो होमोजेनस कैटेगरी है, वो जो 9th बेंच का जजमेंट है कि SC/ST कैटेगरी में होमोजेनस होता ही नहीं, तो वो तो है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए इनके षड्यंत्र क्या है। इन्होंने ये सोचा कि पहले OBC में क्रीमी लेयर देख लेते हैं, तो OBC वाले को हम निकाल देते हैं, उसके बाद हम SC में देख लेते हैं, SC वाले को निकाल देते हैं, तो ऐसे दोनों को बांट लगे। हमारी गलती है कि जब OBC में क्रीमी लेयर की बात आई तो उस वक्त ही हमको विरोध करना चाहिए था। आप 2-4 मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को देख लिए, लालू यादव के परिवार को देखा, आपको समझ में आ गया कि सब अरबपति हैं। कितने यादव अरबपति हैं, कितने यादव करोड़पति हैं? मेरे गांव के कोई नहीं है, मैं तो अपने एरिया में किसी को नहीं देख रहा हूँ को अरबपति है। अच्छा ठीक है, अरबपति भी हैं, तो कुछ लोग हैं ना, और आप उनको क्रीमी लेयर से निकाल करके आप ये बताइए, मुझे बताइए, ये पूरे लोग बैठे हैं। कल हमारे एक मित्र थे, उनसे बात हो रही थी कि अगर जहाँ पे ये जो लेटर एंट्री की बात कर रहे हैं, जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग की बात होती है वहाँ पे कैबिनेट में, तो वहाँ पे बोलने वाले केवल अपर कास्ट होते हैं। थोड़े बहुत OBC में क्रीमी लेयर आ गए हैं तो वही तो बोलेंगे ना, फर्स्ट जनरेशन तो बोलेगी ना। उनका जवाब आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर हटा दो, क्रीमी लेयर इसमें रख दो, ताकि क्या नाम है, मतलब मैं यादव हूँ सपोज, या मैं कुर्मी हूँ या पटेल हूँ, जो भी हूँ, मैं पहली बार चुन कर गया वहाँ पे, चुन कर गया, अपने पढ़ाई के बल पे गया,
तो मैं ही तो आपसे लड़ूंगा ना, कि अब मेरा मजदूर भाई आके लड़ेगा। मैं प्रोफेसर हूँ, एक मेरा दलित प्रोफेसर है, दलित मजदूर है, तो रिजर्वेशन के मुद्दे पे दलित प्रोफेसर लड़ेगा कि दलित मजदूर लड़ेगा? कौन लड़ेगा? तो आप तो इस चालाकी में है कि जो दलित प्रोफेसर है क्रीमी लेयर में आ जाओ, उसको भी हटा दो ताकि कोई बात करने वाला ही ना रहे। तो आपने बहुत चालाकी से ओबीसी को क्रीमी लेयर डालकर हटा दिया। अब बताइए कैबिनेट में कौन ओबीसी बात करेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशों को कौन लागू करवाएगा? अगर शरद यादव ना होते, कांसीराम ना होते, एक 1.5 साल का आंदोलन ना चलाते, तो मंडल आयोग लागू ही नहीं होता। तो थोड़े बहुत जो प्रोफेसर पढ़ कर निकल रहे, आप कह रहे हैं उसको हटा दो, कौन बहस करेगा? यही तो बहस करेंगे। ठीक है, हमारे एक कल की मित्र से बात हुई कि आप उसमें ये भी करके निकालिए ताकि कम से कम बी वाले का भी नुकसान ना हो, ए वाले का भी नुकसान हो। मतलब रिजर्वेशन के अंतर्गत विद इन द रिजर्वेशन आप इस तरह का कोई सिस्टम इजाद किए ताकि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट वो हटा दिया जाए। भाई आप उसको पहुंचने तो दीजिए। हजारों वर्षों से आप कैबिनेट तय कर, फाइनेंस पे आप बात कर रहे हैं और हमारा क्रीमी लेयर कह करके आपने हमको निकाल दिया, हम चले गए बाहर। तो फाइनेंस पे बात करने के लिए कौन ओबीसी बात करेगा? आप कह रहे हैं कि एससी में क्रीमी लेयर है, तो एससी में मैं प्रोफेसर विक्रम, मेरा बेटा अब क्रीमी लेयर के उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो इस आधार पे मान लीजिए आपने उसको हटा दिया। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ मेरा बेटा नहीं मिला, तो बताइए त्रिपाठी जी से कौन लड़ेगा कैबिनेट में? कौन बात करेगा? तो आप तो चाह रहे हैं इस षड्यंत्र के तहत कि भैया आप सबको हटा दो क्रीमी लेयर के नाम पे। हमें समझ में ना आए, हमें तो समझेंगे ना, इस दलित इंटेलेक्चुअल तबका ही समझेगा ना जो ऑर्गेनिक है एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में। तो दलित इंटेलेक्चुअल, ओबीसी में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, यही तो आपसे लड़ेगा। आप बड़ी षड्यंत्र के साथ कह रहे हैं कि क्रिमिनल कर दो और सबको हटा दो। नहीं, एक बार पेरियार साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सरकारें जो होती है, सत्ता जो होती है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिवीजन करती है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब यह है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा कि एक पद होता है लोको पायलट का और एक सहायक लोको पायलट, और एक पद होता है सीनियर सहायक लोको पायलट का। दोनों के पेमेंट में 470 रुपए का अंतर है। अगर होल हम पेमेंट देखें तो लगभग 2500 रुपए का अंतर आता है। पद एक है, काम एक है, सब एक है। लेकिन सरकारें ये भी नहीं चाह रही हैं कि सहायक लोको पायलट और लोको पायलट एक हो जाए। तो सरकारें तो इस तरह के काम करती हैं। सब कैटेगराइजेशन का सब जो मुद्दा है, ये मुद्दा खुद ब खुद एक लड़ाने का मुद्दा है कि कैसे विभाजन करके कैसे एकता को तोड़ा जाए। बिल्कुल। और सरकारें कई बार ये भी देखा होगा आपने कि वर्गीय एकता को भी तोड़ती हैं। जैसे जो गरीब है उसका भी एक वर्ग है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, उसकी समस्याएं एक जैसी हैं अगर सामाजिक दृष्टिकोण से चीजों को छोड़ा जाए तो मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार सेम वो कैपिटलिस्ट मॉडल पे चल रही है, जो मॉडल लगातार देश के सरबराह, देश के पिछड़ी आबादी जो मुख्य धारा में नहीं है, जिस पे रिसोर्सेज का कब्जा जिसका नहीं है, उसको लगातार कई खांचों में बांट रही है? ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। अब ट्रम्प से दोस्ती कर रहे हैं, भैया आपको ट्रम्प नजर आ रहे हैं, क्यों ट्रम्प सरकार? हाँ, अब की बार ट्रम्प से बुलवा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार क्या क्या बोला गया है ना, फिर अब की बार ट्रम्प सरकार बोला गया। तो आप अमेरिकन कंट्री से दोस्ती करें, आप उसके सोशल स्ट्रक्चर, और ये भी गलतफहमी लोगों को फैला रहे हैं कि अमेरिका में कोई आरक्षण नहीं, जबकि अमेरिका में रिजर्वेशन है, डाइवर्सिटी है, अमेरिका में रिजर्वेशन है, डाइवर्सिटी है। जितने अब ब्लैक्स देख रहे हैं, क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसे ही चले आए? नहीं, डाइवर्सिटी प्रिंसिपल की वजह से ब्लैक्स को रिजर्वेशन है, चाहे वो खलनायक हो चाहे नायक हो। तो भारत में दो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जो कंपनियां हैं तमाम, वो दें किसी भाई एसी को। अब नहीं, हम तो ऐसे ही बदसूरत लोग हैं, हमको खलनायक बना दो। लेकिन सर अमेरिका और हिंदुस्तान की सोसाइटी में एक चीज मैंने कॉमन देखी कि अमेरिका में लंबे समय तक रेड इंडियन वहां के नेटिव थे। बाद में जो है जब गोरे वहां गए तो अफ्रीकन जो है दासों को वहां लेकर चीजें गए, और धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास था। तो अब्राहम लिंकन जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्लेवरी को वहां एबॉलिश किया। आज फिर भी आप देखिए, ओलंपिक का आंकड़ा देख लीजिए आप कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले आधी आबादी अश्वेतों की है, जबकि अश्वेत वहां परसेंटेज उतने नहीं है। लेकिन उन्होंने ये दिखाया अश्वेतों ने कि वो झाड़ू कौम, लेकिन अमेरिका में फिर भी भारत की तुलना में ज्यादा उनको अवसर मिले, ज्यादा सुविधाएं मिली। अगर भारत में यही अवसर मार्जिनलाइज जो तबका है, SC/ST आबादी, OBC आबादी, अगर उसको मौके मिलते तो आपको नहीं लगता कि भारत में सृजनात्मकता बढ़ती, क्रिएटिविटी बढ़ती, इनोवेशन बढ़ते, भाई खेल में हम बेहतर करते? मुझे मौका मिला, मैं प्रोफेसर बना, मैंने सिलेबस बनाया, मैंने इकोनॉमिकली वेल ऑफ किशन का मौका मिला, वो करके दिखाया। डेमोक्रेटिक सेटअप आई तो मायावती मुख्यमंत्री बनी, और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री बहन मायावती है। इनके तुलना में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, खासकर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। तो अच्छा, मुलायम सिंह बने, उधर से अखिलेश यादव बने, लालू यादव जी बने, साउथ इंडिया में बने नीतीश कुमार बने, स्टालिन बने। तो ये किसका बल दम था? ये संविधान के बदल डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा ही आया। आप हमें थोड़ा थोड़ा मौका मिल रहा है, जब पूरा मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इनसे अच्छा प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। तो मतलब आप सर थोड़ा सा पॉलिटिकल हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? बिल्कुल विरुद्ध है, 100% विरुद्ध। बीजेपी का विकल्प अगर कांग्रेस है, अगर आप
अगर क्या आपको ऐसा लगता है कांग्रेस इसका विकल्प हो? मैंने क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा कि पुरानी कांग्रेस को छोड़ करके जो नई कांग्रेस जिसके अगुवा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अगर इसी धरने पे रहे तो निश्चित तौर पे विकल्प अच्छा बन सकता है। मतलब इज कांग्रेस पासिंग थ्रू रिस्ट्रक्चर? हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन आपको लग रहा है रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है? भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हो रहा है, अगर राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे हो सकता है अगर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज नहीं बदलेंगी, ब्लॉक कमेटीज नहीं बदलेंगी? मैं आपसे क्या, ब्लॉक कमेटीज में तो ब्राह्मणवादी लोगों का ही ठीक कब्जा है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बदलना पड़ेगा। मैं क्या कहा अभी कि नई कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 साल से लगातार राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या 2 सालों में इन्होंने कुछ इनोवेटिव प्रयास इसमें किए हैं? प्रयास तो उन्होंने किया है, कुमारी शैलजा हरियाणा में है। हाँ, उन्होंने प्रयास तो किया है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जाति की जड़ें तो बहुत गहरी हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मुझे ये पता चला है, इंटरनली पता चला है कि राहुल गांधी जी का अंदर से विरोध, बहुत गालियां पड़ रही। हाँ, ये अंदर से मुझे पता चला। तो ये व्यक्ति तो गाली खा रहा है, वो कल भी गाली खाया होगा, इसमें दो राय नहीं। सामने जो अपर कास्ट के नेता लोग बैठे थे, क्या राहुल गांधी को पचा लेंगे? ये राहुल गांधी को मनोज तिवारी ने आज कहा कि राहुल गांधी मेंटल है। हाँ, अब बताए 90% लोगों को आजादी रिप्रेजेंटेशन की बात कांग्रेस कहने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो नेता लोग बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जैसे लोग, क्या जितने तिवारी बाबा लोग पचा ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं पचाएंगे ना। तो विरुद्ध होगा ही, तो कहेंगे। हो सकता है बीजेपी के साथ कांग्रेस वालों ने कर दिया कि पप्पू है। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस संक्रमण काल से बिल्कुल गुजर रही है। ये विद इन द कांग्रेस एक स्ट्रक्चर की तरफ, न्यू स्ट्रक्चर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जी कितना तोड़ेंगे, अगर इसी रास्ते पर है तो बहुत अच्छा प्रयास होगा। और मैं तो कल बोल कर आया हूँ कि क्या नाम है, हमारे आबादी के हिसाब से कांग्रेस, राहुल जी प्रधानमंत्री बनते तो क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे हम विरोध करेंगे तो बहुत वेलकम बात है। हम सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस में लाना चाहते हैं, जो पहले नहीं हो पाया। सर, जो राहुल गांधी जो जिस पिच पे चल रहे हैं आजकल, लगभग वही पिच सपा की भी है लगभग। आज जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कहते हैं, हालांकि हमने खुद ये देखा है कि सपा ने कई बार जैसे प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध किया 2017 में, और कई सारे मुद्दों में जो है चीजें सामने आई जिसमें ये लगा कि सपा का स्टैंड थोड़ा सा अलग है बसपा की तुलना में। सबसे मुखर जो आवाज रही है दलितों की और मार्जिनाइज तबके की, वो मायावती जी की आवाज रही है। लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि मायावती और बीजेपी के बीच एक अप्रत्यक्ष गठबंधन है। नहीं, ये एलिगेशन गलत नहीं, अप्रत्यक्ष गठबंधन की बात हुई और कुछ प्रत्याशी ऐसे बदले गए जिसपे इस आरोपों को और ज्यादा पुख्ता लोगों ने बताया। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी क्या मायावती का नुकसान नहीं करेंगे, उनके पॉलिटिकल कैरियर का नुकसान नहीं करेंगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं? नहीं, ये पॉलिटिकल कैरियर का नुकसान आप किस तरह समझ रहे हैं कि वो वोट शिफ्ट होने से पॉलिटिकल कैरियर? बहन मायावती ने जो सोसाइटी को दिया है, जो मूवमेंट उन्होंने चलाया, जो मूवमेट दिया, वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल, ना बीजेपी कर सकती है, ना सपा कर सकते हैं। तो बहन जी को राहुल गांधी जी रिप्लेस नहीं कर सकते। खासकर जो आप स्ट्रक्चरली आप बता रहे हैं, वो जो उन्होंने जगह बना ली है, वो आने वाली कई पीढ़ी तक, और उसको नहीं कर सकते। रही बात राहुल जी का जो वोटिंग पैटर्न है, हो सकता है उस वोटिंग पैटर्न में हमने देखा है कि अभी राहुल जी बीएसपी को वोट नहीं मिले, तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, या सब जो बसपा के जो कोर वोटर था वो शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी में संविधान बचाने के नाम पे, वो तो नुकसान हुआ है पॉलिटिकली, इसमें दो राय नहीं। ये बसपा को तो सोचना पड़ेगा कि भाई आपका जो वोट बैंक घटा है वो क्यों घटा है, और वो जो युवा डिमांड कर रहा है। देखिए, बसपा को भी सोचना पड़ेगा। बसपा पुरानी पार्टी नहीं है, नई पार्टी, नए एज में नए स्ट्रक्चर की डिमांड करें। अगर आकाश आनंद जी आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको, आकाश आनंद तो बहुत अच्छा बोलते भी बोल रहे हैं, तो बसपा उस रूप में ढलेगी। अब आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा चल रही है तो बसपा चलेगी, तो उनको भी बदलना पड़ेगा, कांग्रेस को भी बदलना पड़ेगा। और अगर नहीं बदलेंगे तो दोनों समाप्त होंगे। कांग्रेस नहीं बदली, अपने को समाप्त हो गई ना। आज कांग्रेस अपने आप को बदल रही है तो अपने आगे बढ़ रही है। भाई राहुल गांधी की मजबूरी है जाति जनगणना की बात करना, ये उनका ये पॉलिटिकल टूल है। हाँ, पॉलिटिकल टूल है। अगर ये बात नहीं करेंगे, आपने खुद शुरुआत में कहा कि सामाजिक न्याय का समय आ गया है, तो सामाजिक न्याय की बात अगर कोई नहीं करेगा तो वो गायब हो जाएगा। आप ये बताइए कि जब जय भीम बोलने में सबको दिक्कत होती है, यही लोग दौड़ा के मारते थे। जब बसपा के लोग रात को जय भीम चोरी से लिखते थे दीवारों पर और गायब हो जाते थे जय भीम लिखकर। आज जय भीम को जो लोग नफरत करते थे, खुलेआम जय भीम कर रहे हैं। आपने कल देखा कि बाबा साहब की सबसे बड़ा फिगर लगाए हुए थे कांग्रेस। कभी कांग्रेस में 18वें लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों, मैंने देखा, आप पार्लियामेंट में देखिए सब लोग जय भीम बोल रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में इससे पहले जय भीम बोला जाता था? नहीं बोला जाता था। तो समाजवादी पार्टी ने अपने को बदला या बदल रही है, कांग्रेस भी अपने आप को बदल रही है, बीजेपी भी अपने आप को बदली। ठीक है, बस ये एक बात, इस बात का डर है हमें, और डर रहना भी चाहिए कि क्या एज ए दलित क्या इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा हमेशा से इस्तेमाल बड़ा मुद्दा है। हाँ,
और हम इस्तेमाल नहीं होना चाहते। कांग्रेस में अगर हमारे तबका जाता है तो अब वो तबका समझदार तबका है, अब वो शांत बैठने वाला तबका नहीं। हाँ, अब आपने देखा ये तबका पढ़ा लिखा तबका है, ये अब अनपढ़ों का तबका नहीं, कम से कम फर्स्ट जनरेशन MA BA कर चुकी है, अब ये जनरेशन समझने लगी। तो ये तबका चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अगर इनके नेता जाति के सवाल को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट के सवाल को सब बात नहीं करेंगे तो बच्चे रिबेल करें और रिबेलियन टेंडेंसी आ जाए। ये सारी पार्टियों को समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय की बात चल रही है और सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी तो कोई पार्टी सर्वाइव नहीं करेगी। सर एक अंतिम सवाल, हम लोग बात कंक्लूड करते हैं। चीन अपना पड़ोसी देश है, 1949 में माओ जेदांग के नेतृत्व में वहाँ क्रांति होती है। रसिया में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है। ये दोनों देश ऐसे थे जहां भारी असमानता थी। रसिया तो आप जानते हैं सोवियत यूनियन को बूढ़ा देश कहा जाता था यूरोप का। चीन में भयंकर असमानता थी, लेकिन दोनों देशों में क्रांति हुई और क्रांति का परिणाम ये रहा कि रसिया जो है 1917 से 1940 के बीच अमेरिका को टक्कर देने वाले देशों में शामिल हो गया। और चाइना में एक स्थिति ये रही कि क्रांति का परिणाम ये रहा कि सांस्कृतिक क्रांति भी हुई, कल्चरल रिवोल्यूशन भी हुई। और उस कल्चरल रिवोल्यूशन का एक मॉडल जो चरवाहा विद्यालय का मॉडल लालू यादव जी ने अच्छा कॉपी किया, बहुत बेहतर वो उसके परिणाम भी आए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश में चाहे वो जातीय असमानता की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो, एक रिवोल्यूशन टाइप चीजें की जरूरत होती है। भारत में इस चीज का भाव रहा। आप कैसे देखते हैं, कैसे समस्याएं दूर होंगी? क्या आपको लगता है केवल विमर्श से समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं, मैं भी मानता हूं कि और एक सर एक अंतिम बात सर, जैसे कांसी राम जी के नेतृत्व में जो सामाजिक आंदोलन चला उसका बहुत प्रभाव रहा। मुलायम सिंह यादव ने भी उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, खैर ये लालू यादव ने किया और नीतीश कुमार ने किया। लेकिन इन आंदोलनों में एक समस्या रही कि अगर मायावती जी को छोड़ दिया जाए तो अन्य लोग आंदोलन के रूप में अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाए। आपने कुछ देर पहले ये बात कही भी। कैसे देखते हैं, क्या मतलब केवल बात से सब बदल जाएगा? नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यहाँ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। क्या निदान है इसका निदान ये है कि एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, ये क्रांति हो जो जाति के प्रति समाप्ति की बात। क्रांति का आधार क्या हुआ? आधार क्रांति का आधार ये होगा जो बेचारे किसके खिलाफ कौन क्रांति करेगा? ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, इस स्ट्रक्चर के खिलाफ क्रांति होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए मुकेश अंबानी पूंजीपति हैं और ब्राह्मण मान लीजिए वो अपर कास्ट, तो क्या उनके साथ जो एक गरीब अपर कास्ट है उनके साथ जाएगा वो? और सेम चीज जैसे मान लीजिए कि कोई हरिजन है, दलित है, वो अगर अरबपति है तो क्या उसके आंदोलन में एक गरीब एससी साथ होगा? क्यों नहीं साथ होगा? मैं आपको पहले बता कि आप जो कास्ट स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपर कास्ट के दिलों में या लोअर कास्ट के दिलों में समझाना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि कास्ट फंडामेंटल है या फिर कास्ट के साथ कास्ट भी, क्लास और कास्ट दोनों को लेकर? क्लास और कास्ट तो दोनों इंपॉर्टेंट है जी। आप क्लास को भी अलग नहीं कर सकते, कास्ट को भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर मामलों में दोनों चीजें ओवरलैप करती हैं। ओवरलैपिंग है, कास्ट और क्लास दोनों ओवरलैपिंग है। हमको समझाना पड़ेगा ना, जैसे रूस में समझाया गया, फ्रांस में समझाया गया, वहाँ इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, बोल्शेविक्स बनाए गए। हाँ, हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल चोर हैं। एंटोनियो ग्राम्सी के रूप में कहें तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनल हैं, तो हमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। दुखद बात है कि कोई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं है। हाँ, तो आप अम्बेडकर के बाद भारत में कौन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा? लेकिन सर दुनिया में जहाँ भी क्रांतियां हुई हैं, कभी भी इंटेलेक्चुअल्स ने क्रांतियां नहीं की। क्रांतियां हमेशा उस वर्ग ने की जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। नहीं, क्रांतियां रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना जरूरी है ना, भेड़ बनाना थोड़ा जरूरी है। मतलब ऑर्गेनिक तरीके से रास्ता दिखाना। अगर रूसो, दिदरो, कार्ल मार्क्स ना दिखाते तो इस जगह पे क्रांति नहीं होती। डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता नहीं दिखाते तो मुझे क्या पता था कि अगस्त को भारत बंद करना है। अम्बेडकर साहब न लिख के गए थे रिलेशन ऑफ कास्ट, तो मैं क्या जानता था? हमारे महापुरुष लिख के गए। अब कितने गिन कर लेंगे तो 20 महापुरुष होंगे पूरे भारत में जो सामाजिक न्याय की बात, 20-25 जो रेडिकल प्रोजेक्टेड भी हैं। कुछ प्रोजेक्टेड नहीं, मैं उनको उनकी बात को जो ऑर्गेनिक की बात कर, ऑर्गेनिक मुश्किल से 20-25-50 होंगे पूरे भारत के इतिहास में। 20-50 से क्रांति कैसे आएगी आप मुझे बताइए। अब मैं कहना चाहता हूँ संगठन या क्रांति। तो अब जब आप हमको तो मजदूर को बताना पड़ेगा, बेटा तुम मजदूर हो, उसको बताना पड़ेगा तुम जाति कैसे तुम गुलाम हो जाति के। हमको अपर कास्ट को भी बताना पड़ेगा, फिर पार्टी जी को भी बताना पड़ेगा कि आप कैसे कास्ट से प्रभावित हैं। हमको ओबीसी को बताना पड़ेगा कि तुम किस तरह से जातिवादी मानसिकता के गुलाम हो। हमको सबको बताना पड़ेगा क्योंकि सब जाति की मानसिकता के गुलाम, ऊपर से लेके नीचे तक जाति की मानसिकता के गुलाम, जो बाबा साहब कहते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी, सब उसी इनइक्वालिटी में। तो जाति की मानसिकता से सर तो इस देश में कोई व्यक्ति मुक्त नहीं मुक्त। जो व्यक्ति पैर छुआ रहा है वो भी जाति की मानसिकता से। मैं इस जाति की मानसिकता, ये तो यहाँ तक आती है चीज। इस जाति की मानसिकता तो दूर करेंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो हम पैदा नहीं होने दे रहे हैं, या जो हो रहे हैं मार दिए जा रहे हैं। हम मार दिए जा रहे हैं, डर पैदा कर दिया आपके दिलों में, डर पैदा कर दिया। अपना डर किस बात का? एक डर ये है कि आपकी जान चली जाएगी, दूसरा डर है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तीसरा डर है कि आपकी शादी विवाह नहीं होगी,
तो रूलिंग क्लास ने क्या किया, दो ऐसा हथकंडा आपको दे दिया जिसमें हम फंस गए। एक दिया कि आपको कैरियर बनाना है, दूसरा दे दिया कि आपको शादी करना है। ये दो ऐसा मैं मानता हूँ सामाजिक दूरियां हैं। हाँ, षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है कि आपको शादी ही करनी है, करो शादी, दबाव हम पे भी। हाँ, बच्चा पैदा करो। आप शादी करोगे, आप बताइए, आप जब शादी करोगे तो क्या करोगे? पहला काम बच्चा पैदा करना, उसके बाद हॉस्पिटल जाना, बिजी रहना। हाँ, बिजी, थोड़ा सा बच्चा हुआ तो स्कूल देखना। तो भैया जिंदगी भर त्रिपाठी जी आप तो इसी चक्कर में रह गए। आप कब सोचेंगे इस देश में क्या बदलेगा? तो रूलिंग क्लास तो चाहती नहीं कि आप सोचो, सोचने दिया ही नहीं आपको। तो ये आप शादी करा कैसा सोच रही है? अब बच्चा कुछ रहा तो कैरियर बचा कि भैया आपको क्या करना है, तो करना क्या है, प्रोफेसर नहीं बनना है। नो 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 नो, प्रोफेसर IAS बनना है। क्यों IAS बनना है? क्योंकि तुम्हें गुलामी करनी है। IAS मतलब गुलाम, किसका गुलाम? राज्य का गुलाम। प्रोफेसर नहीं बनना है। और विक्रम जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। प्रोफेसर बनना भी तो आपको वाइस चांसलर के पैरों तले रहना है। एकदम। हाँ, तो आप वाइस चांसलर के पैरों तले रहिए, लोकसभा का मेंबर बनिए। हाँ, अब नहीं रहेंगे वाइस चांसलर के पैरों तले तो आप समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। बच्चों को उत्साह दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को तो पता है कि हमको वाइस चांसलर के साथ जीना है। बिल्कुल। तो आपको पागल करार दिया जाएगा, आप मारे जाओगे। इसलिए इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिक पैदा ही नहीं हो रहे, मार दिए जा रहे हैं। तो दो हो गया आप कैरियर। अच्छा, और कैरियर में क्या आपको क्या करना है? बीएड करना है। आपको क्या करना है? हाई स्कूल में जाना है। तो जाइए, सरकार तो खुश है कि इतना वैकेंसी रहा। क्यों? आप हाई स्कूल में जाओगे तो क्या पढ़ाओगे? वही पढ़ाओगे ना जो सरकार लिख के देगी। 6 से छतरी, 2 से तलवार, 2 से डमरू। लड़कियां आएंगी तो कहेंगी देखो मेरे पति को ये स्वेटर पसंद है, दो स्वेटर ना, तुमने क्या बनाया था? नहीं, आज पनीर बनाए थे। नहीं, मेरे देखो, मैं तो टिफिन लाती नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने दे दिया, मेरे हस्बैंड ने टिफिन दे दिया है। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत, दिस इज द डिस्कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल लेवल। जब प्राइमरी में ही आप अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं, व्हाट अबाउट द हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं? तो सरकार तो जानबूझ कर नहीं चाहती कि इस देश में इंटेलेक्चुअल पैदा हो, दैट इज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। आप ऐसे ठीक है, आप सिलेबस बनाइए, आप गुण गाइए, सेमिनार ना कराइए, आप थोड़ा बहुत सरकार का सेफ्टी वॉल्व की तरह, क्या तो ग्लास सीलिंग वाला है, ठीक है भाई, आपने कह दिया, उसको हम कह देंगे क्रिटिक अच्छा करता है, ग्रेट क्रिटिक, ग्रेट हिस्टोरियन, ग्रेट। ऐसे करके आप मेरा पीठ थपथपाइए, मैं आपको थपथपाऊं, ये चाहते हैं। सरकार चाहती नहीं। यूनिवर्सिटी का मतलब भी नहीं होता है कि आप ये पे, यूनिवर्सिटी का मतलब है टू प्रोड्यूस डिसेंट। डिसेंटिंग वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी वर्ल्ड की डिसेंटिंग वॉइस रहा, मतलब आप कहना चाहते हैं इंडिया नीड्स इंटेलेक्चुअल रेनेसां। हाँ, इंटेलेक्चुअल रेनेसां में तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, दैट इज द एंटी एस्टेब्लिशमेंट इंटेलेक्चुअल। ये इसकी जरूरत है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप हैं अंधभक्त, आप करेंगे तो अर्बन नक्सल है आप। हाँ, अरे अर्बन नक्सल के बदनाम कर दिया इन्होंने। ये ठीक है, ये अर्बन नक्सल। कुल मिला के आपका ये कहना है कि मतलब सामाजिक बदलाव केवल पॉलिटिकल चेंज या पॉलिटिकल कोर्स नहीं है। हाँ, ये सामाजिक मामला भी है। सामाजिक मामला, चीजें बदलेंगी, ये साइकोलॉजी है यहाँ से। बिल्कुल, जब आप त्रिपाठी नहीं रहेंगे, अब मैं विक्रम हरिजन नहीं रहूंगा, तब इंसान बने। बिल्कुल सर, है ना। जब तक आप त्रिपाठी हैं, जब तक विक्रम हरिजन है, वी आर नॉट ह्यूमन, ये बात है। तो सर हमारे साथ थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विक्रम सर। और सर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारी ऑडियंस की बहुत दिन से मांग थी कि हम इन मुद्दों को लेकर लगातार आते रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हफ्ते 10 दिन में एक आध कार्यक्रम हमारे साथ, ठीक है, जब भी आपको करते रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। विदा लेते हैं, नमस्कार।